हेलो, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, इसकी एक एप्लीकेशन को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी बायो सावर्ट लॉ है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर हमें एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है, उसका प्रूफ समझ लेते हैं। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझ लेते हैं कि ऐसा इसे क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट जो है वो ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इस तरह से बी डॉट डी एल क्लोज लूप पे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। पहले हम इस स्टेटमेंट को ज़रा समझ लेते हैं क्या है ये। कोई भी वायर हमारे पास एक, मान के चलो एक स्ट्रेट वायर है, इसमें कुछ करंट जा रही है आई। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड एक लूप बना रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक सर्कुलर लूप बनाएं, ट्राइंगुलर बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर, जैसा मर्जी वैसा बना सकते हैं। अभी के लिए हम एक सर्कुलर लूप बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पाथ को बहुत ही छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगा, डीएल, छोटा सा डीएल। और यहाँ पे हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पाथ पे इस पॉइंट पे निकालेंगे बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल। उसके बाद इसी तरह से हर पॉइंट पे निकालेंगे, इस पूरे पाथ के ऊपर हर एक पॉइंट पे बी डॉट डी एल निकालेंगे, उन सब का सम करेंगे। और उसका बेस्ट तरीका है हमारे पास इंटीग्रेशन का। यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, मतलब क्लोज पूरे लूप पे चल के बी डॉट डी एल निकालना है। ऐसा नहीं है कि आधे पे निकालेंगे। क्लोज का मतलब, यहाँ पे सर्कल का मतलब क्लोज लूप पे बी डॉट डी एल निकालेंगे, वो हमेशा हमारे पास म्यू नॉट आई के बराबर होगा। म्यू नॉट है परमेबिलिटी और आई जो है वो है ये जो लूप हमने बनाया है इससे कितनी करंट जो है वो पास कर रही है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे दो वायर्स होती और उसमें भी आई करंट जा रही है, तो टोटल करंट जो जा रही थी यहाँ पे वो है 2i। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2i, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, ये जो हमने बनाया है एक लूप, इससे क्रॉस करते हुए जो जाएगी। तो ये हमारे पास हर किसी, चाहे आप कोई भी कंडक्टर ले लें, स्ट्रेट कंडक्टर ले लें या कोई टेढ़ा कंडक्टर ले लें, तो हर किसी कंडक्टर के लिए वैलिड है। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सिचुएशन के लिए हम इसे प्रूव करेंगे, एक स्ट्रेट वायर के लिए ही प्रूव करेंगे। तो देखिए, इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ रखिए ताकि अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा और हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें करंट आई जा रही है और ये जो वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी भी पॉइंट पे, वो होता है हमारे पास फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला जो है ये कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए, ये जो वायर है ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब बहुत ही लंबी वायर है। और दूसरा, ये फॉर्मूला जो है ये बायो सावर्ट लॉ से कैलकुलेट किया गया है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज इस फॉर्मूला को बायो सावर्ट लॉ से कैलकुलेट किया जा सकता है एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है ये r डिस्टेंस है यहाँ पे, और हम यहीं पे एक लूप बना लेंगे। इस तरह से एक लूप हमने बना लिया, एक सर्कल की फॉर्म में है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा इधर उधर है, तो ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली सर्कल बनाया हमने, लेकिन बाहर से अगर सर्कल बनाएंगे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया। तो यहाँ पे एक सर्कल है पूरा का पूरा जिसका रेडियस r है। अब देखिए, हमने क्या करना है, हमने बी डॉट डी एल निकालना है। इस लॉ को अप्लाई, यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखनी है। जैसे हम इधर की तरफ अगर जा रहे हैं, हमने लूप जिस लूप पे चलना है उसकी एक डायरेक्शन को देखना है। पहले मान के चले हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा b, यहाँ पे जो dl है उसको पहले देख लेंगे। देखो, अगर आपके पास एक सर्कल है, इसकी जो छोटी सी लेंथ होती है वो होता है टेंजेंट इस पॉइंट पे, और टेंजेंट हमें हमेशा पता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी बात, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, वो भी सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और dl दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी।
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही बन रही है और इस पे टेंजेंट, लाइन पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो बी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमें डी एल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन दोनों सेम मिल रही हैं, तो हमने निकालना है बी डॉट डी एल। तो हमारे पास आ जाएगा बी डॉट डी एल, ये निकल के आता है हमारे पास बी डी एल कॉस थीटा ए डॉट बी। अगर आपके पास इस तरह से होगा ए डॉट बी वेक्टर, ये होता है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है बी और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो बी कॉस 0 होता है 1, इसका मतलब हमारे पास आएगा बी डी एल के इक्वल। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में जो सर्कल है, सर्कल का वायर से इक्वी डिस्टेंट होता है, मतलब हर पॉइंट सेम रहेगा। इसका मतलब सर्कल के हर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम मिलेगी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं B को बाहर, क्योंकि B कांस्टेंट है, अंदर रहेगा DL। B की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R और इंटीग्रल ऑफ DL। DL यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, तो इंटीग्रेशन का मतलब पूरे सर्कल की लेंथ, तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, जो बनेगा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R मल्टीप्लाई बाई 2 पाई R सरकमफियरेंस। ये और ये कट जाएगा, हमारे पास बनेगा म्यू नॉट I। तो हमारे पास बनता है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो ये हमारे पास बनता है, ये इसका छोटा सा सिंपल सिचुएशन के लिए प्रूव किया हुआ है, लेकिन ये हर जगह वैलिड है। आप किसी भी सिचुएशन के लिए ले लीजिए, भले ही यहाँ पे हमने कंडक्टर सेंटर में रखा है, अगर आप कंडक्टर को यहाँ पे भी रखेंगे तब भी हमारे पास ये लॉ जो है वैलिड होगा। ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपने कंडक्टर कहाँ पे रखा है, बी डॉट डी एल अगर आप इंटीग्रेट करेंगे वो हमेशा इसके इक्वल रहेगा। दैट्स वाई इसको लॉ कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब आप कहेंगे कि इस लॉ को क्यों पढ़ा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इस लॉ को जो है, पहली बात तो हम बता दें, इसको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी बायो सवार्ट लॉ है तो इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए बायो सवार्ट लॉ जो है वो कुछ इस तरह का हमारे पास बनता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें एक कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसके एक छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है, सारे डी बीज को सम करना होता है। कभी कभी हमारे पास ये जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जहाँ पे इससे निकालना मुश्किल होता है। जैसे आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते थे अगर चार्ज जो है पॉइंट चार्ज होता। लेकिन हमने देखा जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, जैसे हम बड़ा सा कंडक्टर ले लें जिसमें चार्ज था, तो हमने देखा कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे। फिर हमारे पास एक थ्योरम आई, या जिसको हम लॉ कहते हैं गॉसेस लॉ, जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से सिमेट्रिक कंडक्टर्स के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास जो बायो सवार्ट लॉ है वो एक ऐसा लॉ है जिसके थ्रू हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, फिर हमें इसमें डिफ़िकल्टी आई, फिर हमारे पास ये जो है ये वाला लॉ जो है इससे हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं, यही एप्लीकेशन, बाद में हम सॉलिनॉइड, दूसरी इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो होगा वो सॉलिनॉइड की बात करी जाएगी, सॉलिनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें अब इसी लॉ को हम यूज़ करके एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें करंट चल रही है, तो हमने इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट पे। तो अब आप कहें, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, पहले हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी थी वो बायो सवार्ट लॉ से निकाली हुई थी। अब हमने इस लॉ के थ्रू, एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू, इस वायर के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास B नहीं दिया है, अब हमें सिर्फ इतना पता है कि B डॉट डी एल जो है एम्पियर सर्किट लॉ वो हमेशा होता है म्यू नॉट I के इक्वल। और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड एक लूप बनाएंगे
और ध्यान रखना है ये जो पॉइंट है इस लूप के ऊपर आना चाहिए ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएँ। अब आप कहेंगे सर आपने फिर से यहाँ पे सर्कुलर लूप बना दिया। देखिए इस लूप को कहा जाता है एम्पीरियन लूप। ये हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हमने ये देखना है कि हम कैसे इस इंटीग्रल b डॉट डी एल को आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ, उस हिसाब से हमने ये लूप बनाना है। अभी हम नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें हम सर्कुलर लूप नहीं बनाएंगे, उसमें हम लूप जो होंगे वो हम रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे। यहाँ पे अभी सर्कुलर लूप बनाया हमने। एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपने यहाँ पे डिसाइड करनी है कि आपने कहाँ से किधर की तरफ जाना है, b डॉट डी एल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर करंट ऊपर जा रही है तो आप ऐसे जाएंगे अंदर की तरफ। तो हमें पता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसी ही है, सर्कुलर फॉर्म में बनती है इस तरह से। इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, इस साइड से बाहर होगी। तो यहाँ पे जो जैसा सर्कल बनाया है वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे b डॉट b की डायरेक्शन इस सर्कल के टेंजेंट पे होगी ऐसे, और उसके बाद dl भी हमने इसी डायरेक्शन में चलना है, b डॉट dl। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए हमें ये बात पता है कि b डॉट dl जो है वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट, इसमें से करंट जा रही है I। हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए पहली बात हमें ये तो पता है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पे चारों ओर जो है सेम मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस वजह से हमने एक सर्कुलर ये लूप लिया। अगर हम रेक्टेंगुलर लेते तो हर पॉइंट पे, लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, तो हमें ये निकालना मुश्किल हो जाता। अब देखिए यहाँ पे b डॉट डी एल, ये b डॉट डी एल होगा b डी एल कॉस थीटा के इक्वल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई जो है इससे टोटल करंट जा रही है पास होते हुए। अब यहाँ पे क्या होगा, b जो है वो कांस्टेंट है। कैसे पता चला, हमने पहले ही बताया कि कंडक्टर के केस में हमें ये बात पता है। अगर आप ध्यान से देखोगे कंडक्टर के केस में कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, तो वो कुछ ऐसी बनती हैं। अगर मैं खाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे दिखाऊं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है। तो इसका मतलब इस सर्कल पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। हमें यहाँ से आइडिया है और हमने पीछे भी समझा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा, ये तो कॉस 0 होगा, 1 के इक्वल आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। जब आप पूरे सर्कल में चलेंगे, बी को हम बाहर निकालेंगे, डी एल अंदर बचेगा, कॉस 0 1 होगा, ये होगा म्यू नॉट आई के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे जो ये सर्कल बना है इसका कुछ रेडियस है r, तो इसका जो सरकमफियरेंस होगा वो होगा 2 पाई r। ठीक है, जब मैं ये जो dl है इन सारे dl's का सम करूंगा तो वो 2 पाई r के इक्वल बनेगा, टोटल लेंथ के इक्वल। तो ये होगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। b यहाँ से बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने यही फॉर्मूला लिखा था एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए पहले से ही, जो निकाला हुआ था बायो-सावर्ट लॉ से। अगर आप उसकी कैलकुलेशन देखोगे तो वो बहुत ही टफ है इसके मुकाबले में। ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये बहुत ही आसान है बायो-सावर्ट लॉ की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हमारे पास ये निकल के आया अब दोबारा से एम्पियर सर्किटल लॉ से कि मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें यहाँ पे यही लॉ लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। अब हमारे पास एक एप्लीकेशन है, सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसी लॉ के हिसाब से, एम्पियर सर्किटल लॉ से। देखिए सॉलिनॉइड एक वायर होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं और जिसमें करंट फ्लो करती है। यह है हमारे पास सॉलिनॉइड की डायग्राम, इस तरह की होती है, एक स्प्रिंग की फॉर्म में जैसे स्प्रिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखना है सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। तो पहले तो हम समझेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसा होता है, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। पहले तो हम ये देखेंगे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी बनती है। देखिए अगर आप एक सिंपल कॉयल की वजह से, जो सर्कुलर फॉर्म में कॉयल है, उससे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसा होता है, सेंटर पे सीधा और साइड्स पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस फॉर्मेट में होगा। अब अगर यहाँ पे मैं एक और सर्कल जोड़ दूँ, ये तो सीधे ही होगा लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से,
इस तरह से बनेगा हमारे पास। वापस से एक और रिंग जोड़ देंगे तो इसी तरह से बनेगा। अगर मैं इन रिंग्स को क्लोज लेकर आऊँ तो जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और इसी तरह अगर मैं बहुत सारे रिंग्स जैसे यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और सेंटर में बिल्कुल सीधी और साइड से कुछ ऐसे टर्न और बाहर से निकल के आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं खाली इस एक सर्कल को देखूं या मैं इन सारे सर्कल्स को बना दूं यहाँ पे, तो किस तरह का बनेगा हमारे पास। सिर्फ 2-3 ही बना लेते हैं इस तरह से। ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी और ऐसी होगी, ऐसी इस तरह से, और बाहर से जो है ये लाइन इस तरह से आ जाएगी बाहर। जब हम इसमें बहुत सारे टर्न्स बना देते हैं, बहुत सारे, तो यहाँ जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही कम होता है अंदर के मुकाबले। आपने देखा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत नज़दीक होती है वहाँ का फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो दूर दूर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है एज़ कम्पेयर टू इन पॉइंट से जहाँ पे नज़दीक होती हैं ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर देख लें अंदर जो है, अगर मैं इसी लाइन को लेके यहाँ से चलूँ तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट के अराउंड मेरे पास एक लाइन है और अंदर वाली साइड जो है ज़्यादा नज़दीक लाइंस हैं। वैसे ही बाहर से अगर मैं ये लंबा सॉलिनॉइड बना दूँ, बहुत सारी इस तरह से टर्न्स बना दूँ, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। और जब टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही ज़्यादा टर्न्स, और इसकी जो साइज़ होगी, सॉलिनॉइड को छोटा कर देंगे, मतलब इसकी जो विड्थ है, इसकी जो थिकनेस है उसको छोटा और लेंथ को बढ़ा देंगे, उस टाइम पे जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी ये सीधी हो रही है, लेकिन जब टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर। तो अब हमने इसी वैल्यू को इस सेंटर पे देखना है कि सॉलिनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा कि क्यों बाहर ज़्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड है और अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड नियरली 0 है, उसकी वैल्यू हम 0 ले लेते हैं क्योंकि बहुत ही वीक होता है बाहर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह की जो कॉइल है, इसी तरह की कॉइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। मतलब ये कि यूनिट लेंथ जो इसकी सॉलिनॉइड में है उसमें n टर्न्स होंगे, ये जो है n सर्कल्स बने होंगे यूनिट लेंथ के अंदर, और इसमें सॉलिनॉइड में जो करंट जा रही है वो I जा रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि एम्पीरियन लूप, यहाँ पे सर्कुलर नहीं बना सकते, या मैं इसको बाहर वाले को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बना देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डॉट्स बना देता हूँ जो हमें दिखा रहा है ये सॉलिनॉइड को। अब देखिए हमें कैसे सॉलिनॉइड दिख रही है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ पूरी तो आपको आधा आधा दिखेगा, मतलब ये जो सॉलिनॉइड है बीच में से काट दिया तो आपको ये सिर्फ अंदर यहाँ पे बाहर आती हुई दिखेगी और यहाँ से अंदर जाती हुई। तो आप इसको इसको काट के देख पा रहे हैं, ऐसे बनी है हमारे पास ये, और मैग्नेटिक फील्ड सीधे आगे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे यहाँ पे एक लूप बनाएंगे, एम्पीरियन लूप, और वो लूप जो होगा वो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, और ये बाहर होगा लूप। और हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी है कि इसमें n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, और लूप की लेंथ ले लेते हैं हम l। अब निकालते हैं पहले b डॉट डी एल इस पूरे लूप के ऊपर। देखिए b डॉट डी एल किसके इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए अंदर इस रीजन में, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइंस बनाई है, इसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा। ये मैं फिर से कह दूं कि हम बात कर रहे हैं इस सेंट्रल रीजन की, बाहर की नहीं बात कर रहे हैं, सेंट्रल रीजन की। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सीधा है, बिल्कुल ऐसी लाइंस बन रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, B और
हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस लूप पे चलना, ऐसे चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहाँ पे बी और डी एल दोनों की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब पहले तो मैं इसको 4 पार्ट्स में तोड़ता हूँ, 1 2 3 और 4। इसको मैं तोड़ के लिखूंगा, इसका सम, इसका इंटीग्रल और फिर इसका। पहले लिखेंगे बी डॉट डी एल और यहाँ पे लिखेंगे 1, इस वाले पे इंटीग्रेशन, प्लस फिर बी डॉट डी एल दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर उसी तरह से प्लस बी डॉट डी एल तीसरे वाले का इंटीग्रेशन 3 इस वाली लेंथ का, प्लस बी डॉट डी एल चौथी वाली का इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने सर्कल्स नहीं बनाए क्योंकि मैं इतने इतने लेंथ्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए पहले 1 वाले की बात करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और जो डी एल है वो सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पहले वाले केस में बी डी एल कॉस थीटा और कॉस 0 जो है वो 1 होगा, तो ये आ जाएगा बी डी एल के इक्वल, पहला वाला बी डी एल। अब दूसरे के लिए यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड आगे है इस तरह से और डी एल ऊपर की तरफ है, इनमें एंगल बन रहा है 90 का और cos 90 होता है 0, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 0। अब बाहर की बात करते हैं। यहाँ अभी मैंने कहा कि बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 के इक्वल है। ये वाला अगर B ही 0 होगा, B इंटू डी एल 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट भी 0। उसके बाद ये चौथा वाला कंपोनेंट है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक, ये डी एल है हमारे पास, डी एल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। फिर से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 90 डिग्रीज का बन रहा है, तो फिर से बी डॉट डी एल 0 होगा, ये वाला फोर्थ वाला। तो हमारे पास ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये बचेगा सिर्फ ये। इसका मतलब बी डॉट जो इंटीग्रल बी डॉट डी एल है वो आ रहा है हमारे पास बी डी एल के इक्वल। और हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या कहा है, बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट इंटू कितनी उस एम्पीरियल लूप से करंट क्रॉस हो रही है। अब यहाँ पे पहले देखना है कि करंट कितनी क्रॉस हो रही है। ये होगा हमारे पास म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय कितनी करंट जा रही है। अब देखिए ये लूप है हमारे पास इस तरह का, इसमें एक कॉयल भी अंदर जा रही है, नीचे से आ रही है और दूसरी कॉयल भी जा रही है। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस लूप की, एक कॉयल ये वाली जा रही है, फिर दूसरी भी इसमें जा रही है, तीसरी नीचे से आगे जा रही है। अगर n टर्न्स हैं यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो l यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू एल। अगर एक जो टर्न है उसमें से करंट जा रही है I, अब देखिए अगर एक में से I जा रही है तो वही सारों में से जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे पास ये लूप बन रहा है 1 2 3 इस तरह से, तो पहले में से करंट I जा रही है, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो इससे क्रॉस कर रहे हैं वो कितने हैं, n इंटू एल। इसका मतलब सबसे जो करंट जाएगी सब इन लूप से वो होगी एन एल मल्टीप्लाई बाई आई। एन एल जो है टोटल नंबर ऑफ लूप्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं इसको वायर्स, और करंट जो है हर के एक में आई जा रही है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल करंट हमारे पास बनेगी एन एल इंटू आई। तो हमारे पास इस साइड बनता है बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब देखिए यहाँ पे B जो है वो सेम है, अंदर हर जगह सेम है, तो B को मैं बाहर निकालूंगा, अंदर बचेगा DL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब ये कौन सा DL है, हमने देखा था ये पहला वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक हमने रेक्टेंगल बनाया है, जितनी लेंथ L ये होगी उतनी ही ये है, सब DLs का सम करेंगे तो L के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है ये वैल्यू बनेगी हमारे पास B इंटू एल टोटल लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू एल, एल और एल कटेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास बनता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप यहीं पे बायो सवार्ट लॉ लगाएंगे
तो ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस जितना हमें यहाँ पे लगा उससे ज़्यादा लगेगा टाइम। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर से ध्यान रहे जो ये मैंने बताया है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर के अराउंड, जैसे ये जो कॉयल है, ये सॉलिनॉइड है, इसके एंड पॉइंट्स की नहीं, मतलब इस रीजन जो सेंटर के आसपास रीजन आ रहा है उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। बाहर जब आप जाएंगे ना, जो आपके पास जो सॉलिनॉइड बन रही है, सॉलिनॉइड के जब एंड पॉइंट्स पे आप जाएंगे, आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस आप यहाँ पे सीधा होगा और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टर्न होगा, तो आप देखोगे इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टर्न हो रहा है बाहर की तरफ, थोड़ी सी दूर दूर जा रही है लाइंस, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। इन पॉइंट्स पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन सेंटर पे आपको नियरली सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।